बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अतीक अहमद का डर सच साबित हुआ। बेटे असद और साथी को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में हलाक कर दिया। उमेश पाल कत्ल केस के एक और मुलजिम को भी घेर लिया गया। अखिलेश ने फर्जी एनकाउंटर करार दिया। कहा सही गलत का फैसला हुक्मरान नहीं कर सकते। मायावती ने भी किया आला सतही तहकीकात का मुतालबा। सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना राबे हसनी नदवी खालिक हकीकी से जा मिले। मुस्लिम दुनिया काबिल एहतराम आलिम से महरूम हो गई। सीरिया के वजीर खारिजा ने 12 साल बाद किया सऊदी अरब का दौरा। फैसल बिन फरहान से मुलाकात। बेहतर माहौल पैदा करने से इत्तेफाक। रियाद में 7 साल बाद ईरानी सफारत खाने के गेट्स खुल गए। जल्द सफारती मिशंस काम करना शुरू कर देंगे। क्या सूडान खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है? फौज और हथियारबंद ग्रुप आमने सामने। अमेरिका और इत्तेहादी अफगानिस्तान के खिलाफ पाबंदियां हटाएं। 4 मुल्की ग्रुप ने किया मुतालबा। समरकंद में मीटिंग। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बीबीसी के खिलाफ फेमा केस दर्ज कर लिया। फॉरेन फंडिंग में बेकायदगियों का इल्जाम। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गैंगस्टर से सियासतदान बनने वाले अतीक अहमद के बेटे असद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने झांसी में एक एनकाउंटर में कत्ल कर दिया। एक दिन पहले ही अतीक अहमद ने गुजरात से उत्तर प्रदेश ले जाए जाने के दौरान पुलिस वैन से बातचीत करते हुए अपनी बेबसी जाहिर की थी और बज़ाहिर चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ से कहा था कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, मेहरबानी करके मेरे खानदान के बच्चों और औरतों को छोड़ दो। आदित्यनाथ ने कुछ महीने पहले असेंबली में खिताब करते हुए कहा था कि वो माफियों को मिटा देंगे। अतीक अहमद के बेटे असद के साथ एक और शख्स गुलाम को भी एनकाउंटर में हलाक किया गया। उनके सर पर 5 लाख रुपए का इनाम था। असद और गुलाम दोनों उमेश पाल कत्ल केस में वांटेड थे। उमेश पाल पर हमले के दौरान सीसीटीवी कैमरे में असद अहमद नजर आ रहा था, तब से वो फरार था। पुलिस ने बताया कि गुलाम ने उत्तर प्रदेश टास्क फोर्स की एक टीम के साथ दोपहर के वक्त फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए। पुलिस ने यह भी दावा किया कि उनके पास से सोफिस्टिकेटेड हथियार मिले हैं। इसके अलावा सेल फोन्स और सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि असद अहमद उमेश पाल की हलाकत के बाद लखनऊ फरार हो गया था, जिसके बाद वो कन्नूर और मेरठ और फिर दिल्ली गया। इसके बाद उसने मध्य प्रदेश फरार होने का फैसला किया। वो झांसी पहुंचा और एक बाइक पर रियासत की सरहद की तरफ बढ़ रहा था जब पुलिस ने उसे रोका। बताया जाता है कि असद भेस बदला हुआ था। पुलिस सोर्सेस ने बताया कि अतीक अहमद की गैंग में उनका यानी पुलिस का एक मुखबिर था जिसने असद के पते ठिकाने के बारे में और मूवमेंट्स के बारे में बताया। एनकाउंटर की तफसीलात बताते हुए पुलिस ने कहा कि डीएसपी रैंक के 2 ऑफिसर्स की निगरानी में एक टीम ने यह ऑपरेशन किया। एनकाउंटर के दौरान 42 राउंड फायर किए गए। यह एनकाउंटर झांसी की बीना रोड पर हुआ। यह एनकाउंटर एक ऐसे वक्त हुआ जब अतीक अहमद को इसी कत्ल केस में अदालत में पेश किया गया और उन्हें 14 दिन की अदालती हिरासत में दे दिया गया। उमेश पाल एक वकील था और 2005 में बीएसपी के एक रुकने असेंबली राजू पाल के कत्ल केस का गवाह था। 24 फरवरी को उसे इलाहाबाद में उसके घर के बाहर दिन दहाड़े हलाक कर दिया गया था। उनकी हिफाजत पर मामूर 2 सिक्योरिटी जवान भी हलाक हुए थे। इस कत्ल के वीडियो सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और हुकूमत पर सवाल उठाए गए थे। अतीक अहमद के खिलाफ 100 से ज्यादा केसेस हैं। वो समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रह चुके हैं। पिछले महीने उन्हें अगवा के केस में मुजरिम करार दिया गया था और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस केस का ताल्लुक 2006 में उमेश पाल के अगवा से था, जिसका बाद में कत्ल किया गया। अतीक अहमद ने हालिया अरसे में कई बार कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें फर्जी एनकाउंटर में हलाक करना चाहती है।
समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर फर्जी एनकाउंटर का इल्जाम लगाया। उन्होंने बीजेपी रियासत पर इल्जाम लगाया कि वो हकीकी मसाइल पर से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। यादव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत अदालतों पर यकीन नहीं रखती, इसीलिए कानून अपने हाथ में ले रही है। उन्होंने कहा कि ये फैसला करना हुक्मरानों का काम नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है, और कौन जिंदा रहना चाहिए और कौन मरना चाहिए। बीएसपी लीडर मायावती ने असद अहमद के एनकाउंटर की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया। बीएसपी लीडर ने कहा कि अतीक अहमद के बेटे की हलाकत से कई सवाल पैदा होते हैं, इसीलिए आला सतह की छानबीन जरूरी है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उमेश पाल कत्ल केस के एक और मुलजिम गुड्डू मुस्लिम को घेर लिया है। गुड्डू मुस्लिम पर इल्जाम है कि उसने उमेश पाल कत्ल के दौरान बम फेंके थे। बाज़ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उसे एनकाउंटर में हलाक किया जा चुका है, जबकि बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसे हिरासत में लिया गया है। गुड्डू मुस्लिम इलाहाबाद में पैदा हुआ था और 15 साल की उम्र से गैर कानूनी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा था। गुड्डू ने कई वारदातें अंजाम दी और कई डॉन्स के लिए काम किया, जिनमें मुख्तार अंसारी, अभय सिंह और धनंजय सिंह शामिल है। उसने पिछले 10 साल से अतीक अहमद के लिए काम किया था। उसका नाम लखनऊ में पीटर गोम्स कत्ल केस के सिलसिले में भी आया था। अब इंटरनेशनल न्यूज। सऊदी अरब और सीरिया ने वादा किया है कि वो बहरानों का सियासी हल निकालेंगे। दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने जद्दा में मुलाकात की, जिसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और सीरिया के वज़ीर ख़ारजा फैसल मिक़दाद ने सीरिया की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और इलाक़ाई सालमियत के बारे में बातचीत की। दोनों वज़ीरों ने काउंसलर सर्विसेज और फ्लाइट्स फिर से शुरू करने के अमल पर खुशी का इजहार किया। दोनों मुल्कों ने सीरिया के इंसानी चैलेंजेस को हल करने और मुल्क के तमाम इलाकों तक मदद पहुँचाने के लिए मुनासिब माहौल पैदा करने की ज़रूरत से इत्तफाक किया। उन्होंने रेफ्यूजीज़ की वापसी के बारे में भी बातचीत की। वज़ीरों ने दहशतगर्दी और ड्रग्स की स्मगलिंग की रोकथाम के बारे में भी बातचीत की। 2011 के बाद से सऊदी अरब में ये सीरियन वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा है। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अल कुरैबी ने फैसल मिक़दाद का जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सीरिया और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात एक ऐसे वक्त बहाल हो रहे हैं जब हाल ही में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी सफारती ताल्लुकात बहाल हो करने का फैसला किया गया था, जिसके असरात या पॉजिटिव असरात खित्ते के बहरानों के हवाले से पड़ सकते हैं। सऊदी अरब के ओहदेदारों ने हाल ही में यमन जंग खत्म करने की बातचीत के लिए सना का दौरा किया था। रियाद में 7 साल बाद ईरानी सफारत खाने ने अपने गेट्स खोले। ईरान की वजारत खारजा ने बताया कि एक टेक्निकल डेलीगेशन इन कामों की निगरानी के लिए सऊदी अरब में है। इन कोशिशों के नतीजे में जल्दी रियाद में ईरानी सफारत खाना और जद्दा में काउंसलेट जनरल खुल जाएंगे। इसी तरह तेहरान में सऊदी सफारत खाना और मशहद में काउंसलेट खोलने की भी तैयारियां जारी हैं। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहाल करने में चाइना, इराक और ओमान ने अहम रोल अदा किया। सऊदी अरब के अलावा दूसरे अरब और नॉर्थ अफ्रीकन मुल्क भी सीरिया के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। इनमें ट्यूनीशिया भी शामिल है। ट्यूनीस के सदर कैस सईद ने सीरिया में सफ़ीर को भेजने का ऐलान कर दिया। 2011 में सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुई थी। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने सदर बशार अल असद को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। सीरिया को अरब लीग से भी निकाल दिया गया था और तमाम अरब मुल्कों ने उसके साथ ताल्लुकात तोड़ लिए थे और उसे अलग थलग करने की कोशिश की गई थी। 2014 में सीरिया के कई मकामात पर दाइश या आईसिस ने कब्जा कर लिया था और खिलाफत कायम की थी। एक लंबी लड़ाई के बाद बशार अल असद की सरकारी फौज और ईरान की ताईद रखने वाले फाइटर्स ने दाइश या आईसिस को शिकस्त दी। इसके अलावा सीरिया में बाज़ दूसरे ग्रुप्स भी एक्टिव थे और अपने असर वाले इलाके कायम कर चुके थे, उन्हें भी शिकस्त हुई। ऐसे तमाम ग्रुप्स अब नॉर्थ सीरिया के बाज़ इलाकों में हैं। ये इलाके तुर्की सरहद के करीब हैं और कहा जाता है कि उन्हें तुर्की की सरपरस्ती हासिल है। तुर्की सीरिया के पास दूसरे इलाकों में भी फौजी हमले करता रहा है जहां पर कुर्द रहते हैं। ईरान ने इसराइल के जराइम और हलाकतों के बावजूद अमरीका और यूरोपीय मुल्कों की शर्मनाक खामोशी पर तनकीद की है और मुस्लिम मुल्कों से कहा है कि वो सहयोनी निज़ाम के खिलाफ एक हो जाएं और फ़लस्तीन के दबे कुचले अवाम की तायद करें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में ये बात कही। ईरान और दुनिया के दूसरे हिस्सों में रमज़ान के आखिरी जुमे जुमअतुल विदा को क़ुद्स डे मनाया जाता है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आज फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद की अलामत बन गए हैं।
حماس لیڈر صالح العروری نے کہا ہے کہ مزاحمت کی وجہ سے مسجد اقصی پر قابض ریاست سے یعنی اسے محفوظ رکھا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مختلف محاذوں کے ذریعے مزاحمت جاری ہے۔ وہ ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ گریک آرتھوڈاکس چرچ نے ایسٹر کے موقع پر یروشلم یا قدس میں عیسائیوں پر پابندیوں کے لیے اسرائیل پر تنقید کی ہے۔ اتوار کو دنیا بھر میں ایسٹر سنڈے منایا گیا۔ اسرائیلی پولیس نے 12ویں صدی میں بنائے گئے ایک تاریخی چرچ میں ایسٹر کے موقع پر ہولی فائر تقریب منانے پر پابندیاں لگائی تھیں۔ فلسطینی عیسائی بھی اس سے کافی ناراض ہیں۔ ایران، چائنا، پاکستان اور رشیا کے فارن منسٹرز نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کی مشکل صورتحال کے مد نظر اپنی ذمہ داری نبھائیں اور فوری اس کے خلاف تمام یک طرفہ پابندیاں برخاست کریں۔ ان ملکوں کی ایک میٹنگ ازبکستان کے شہر سمرقند میں ہوئی۔ یہ میٹنگ افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے ایک فریم ورک کے تحت ہوئی ہے۔ ان وزیروں نے افغانستان کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام کی ضرورت پر زور دیا اور اس اصول کی تائید کی کہ افغانیوں کا ہے تاکہ ملک کی ترقی کا راستہ صاف کیا جا سکے۔ 4 ملکوں کے فارن منسٹرز حسین عامر عبداللہیان، سرجی لاوروف، کن گانگ اور ہینا ربانی کھر نے اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ سوڈان سول وار کے دہانے پر کھڑا نظر آ رہا ہے۔ سوڈان میں فوج اور ایک ہتھیار بند گروپ کے درمیان لڑائی کا اندیشہ ہے۔ فوج نے کہا کہ جنرل محمد حمدان اوگلو کی قیادت میں ہتھیار بند گروپ خرطوم اور دوسرے شہروں میں ایکٹیو ہو گیا ہے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ مراوی شہر میں بھی اس تنظیم ریپڈ سپورٹ فورسز کے ارکان تعینات ہیں جو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح سوڈان ایک نازک مرحلے سے دوچار ہے۔ اس دوران ریپڈ سپورٹ فورس نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے اپنے فرض کے طور پر اپنے فائٹرز کو اتارا ہے اور مراوی میں اس کے آپریشنز قانون کے مطابق ہیں۔ سوڈان میں 2021 میں فوجی بغاوت ہوئی تھی جس میں فوج کے علاوہ اس تنظیم نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن حالیہ عرصے میں فوج اور اس تنظیم کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا۔ اس تنظیم RSF کو فوج میں شامل کرنے کے بارے میں کئی مہینوں سے اختلافات چل رہے ہیں۔ رشیا اور یوکرین نے ایک ویڈیو کی الگ الگ تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ آرمی ویگنر کے سپاہیوں نے یہ ویڈیو بنایا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک یوکرینی سپاہی کا سر قلم کیا جا رہا ہے۔ اب ایک افسوسناک خبر، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا رابع حسنی ندوی خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی عمر 94 سال تھی اور وہ لمبے عرصے سے بیمار تھے۔ مولانا رابع ندوی 1929 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں علاج کے لیے رائے بریلی سے لکھنؤ لے جایا گیا تھا۔ مولانا رابع ندوی ایک ممتاز عالم دین ہیں اور 2018 سے وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر تھے۔ انہیں دینی تعلیم کے شعبے میں ان کی خدمات کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ ریاض عالمی رابطہ ادب اسلامی کے نائب صدر بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ورلڈ مسلم لیگ کے بھی بانی رکن ہیں۔ انہیں کئی بار دنیا کی 500 بااثر مسلم شخصیتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ مولانا رابع ندوی نے اپنا کیریئر ندوۃ العلماء میں تدریس کے ذریعے شروع کیا تھا۔ بعد میں وہ 2011 میں اس کے ناظم مقرر ہوئے اور اپنی آخری سانس تک اس عہدے پر رہے۔ وہ ممتاز عالم دین ابوالحسن علی ندوی کے بھانجے تھے۔ مولانا رابع ندوی بین مذہبی بات چیت کے بھی حامی تھے اور اس حوالے سے کئی کانفرنسوں میں حصہ لیا تھا۔ وہ کئی دوسری تنظیموں سے بھی جڑے رہے جن میں آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت بھی شامل ہے۔ وہ فرقے وارانہ ہم آہنگی کے پرزور حامی تھے اور مختلف مذہبوں کے درمیان امن اور یکجہتی کو بڑھاوا دینے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ جمعرات کی رات نماز جنازہ ادا کی گئی اور جمعے کی صبح 8 بجے تک یا بریلی میں ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے BBC کے خلاف فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ فیما کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے اور ایک کیس درج کر لیا ہے۔ فارن فنڈنگ میں بے ضابطگیوں کے لیے ایک کیس کیا گیا۔ حال ہی میں BBC نے گجرات فسادات اور وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی جس پر ایک تنازعہ پیدا ہوا تھا۔ سورسز نے بتایا کہ ایجنسی نے BBC سے بعض دستاویزات اور سٹیٹمنٹس مانگے ہیں۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے فروری میں BBC کے دفتروں کی بھی تلاشی لی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عتیق احمد کا ڈر سچ ثابت ہوا۔ بیٹے اسد اور ساتھی کو UP پولیس نے انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا۔ امیش پال قتل کیس کے ایک اور ملزم کو بھی گھیر لیا گیا۔ اکھلیش نے فرضی انکاؤنٹر قرار دیا، کہا صحیح غلط کا فیصلہ حکمراں نہیں کر سکتے۔
مایاوتی نے بھی کیا اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ۔ صدر مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا رابع حسنی ندوی خالق حقیقی سے جا ملے، مسلم دنیا قابل احترام عالم سے محروم ہو گئی۔ سیریا کے وزیر خارجہ نے 12 سال بعد کیا سعودی عرب کا دورہ، فیصل بن فرحان سے ملاقات، بہتر ماحول پیدا کرنے سے اتفاق۔ ریاض میں 7 سال بعد ایرانی سفارت خانے کے گیٹس کھل گئے، جلد سفارتی مشنز کام کرنا شروع کر دیں گے۔ کیا سوڈان خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ فوج اور ہتھیار بند گروپ آمنے سامنے۔ امریکہ اور اتحادی افغانستان کے خلاف پابندیاں ہٹائیں، 4 ملکی گروپ نے کیا مطالبہ، سمرقند میں میٹنگ۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بی بی سی کے خلاف فیما کیس درج کر لیا، فارن فنڈنگ میں بے قاعدگیوں کا الزام۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیدول افراد سے خود اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔